हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गणित की शुरुआत जीरो से या गणित का बेसिक ज्ञान आप कैसे ज्ञात करेगा। पार्ट 52 में दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं ट्राइंगल्स के बारे में। और दोस्तों एक और बात बता दो, ये जो पार्ट 52 है, इससे पहले जितने भी पार्ट्स पड़े हुए हैं इनके पार्ट्स फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज कराने से मेरा मतलब है पार्ट 1 से लेके पार्ट 40 तक जो पहले इसके पार्ट पड़े हुए हैं उनके दोस्तों आपको दूसरे टाइप के वीडियो भी दिए जाएंगे। दूसरे टाइप के वीडियो मतलब उन्हीं से रिलेटेड, और जो कुछ चीजें थोड़ी सी छूट गई हैं किसी वजह से, उनको भी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करके पार्ट 1, 2, 3, 4 बना के पार्ट 40 तक दोबारा आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो पार्ट अभी तक इसके 40 तक पड़े हैं, 40 तक जो पार्ट पड़े हैं उनको धीरे धीरे इस चैनल से दोस्तों हटाया जाएगा। और जो पार्ट 40 हटाए जाएंगे उनके जगह आपको उनसे बेस्ट और अच्छे वीडियोस बेसिक के मिलेंगे 1 बाय 1 करके। तो दोस्तों पार्ट 40 तक जो बने हुए हैं उनको ही रिवाइज किया जाएगा। 41, 42, 43 एज इट इज इसी चैनल पर रहेंगे जैसे है। ठीक है, तो दोस्तों ये है गणित की शुरुआत करते हैं भाग 52। भाग 52 जो 52 है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा था, पहले भी मैंने डिस्कस करा, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है पाइथागोरस और ट्राइंगल के बारे में। पाइथागोरस पर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गई होगी कि होती कैसे और कैसे उसको सोल्व किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने बताया था ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों ट्राइंगल होते कितने प्रकार के, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो बताने जा रहा हूं। त्रिभुज के प्रकार मतलब मेरा सेंस है कहने का दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता रहा था एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब सम या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये देखो, इसकी तीनों साइड क्या है, मान लो एक ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कैसा एक ट्राइंगल है? इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज कहेंगे इसे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है अलग से याद रखना, ये कई बार आपको काम आएगा। √3/4 ऐसे, फिर मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा रहेगा, मतलब साइड के ऊपर क्या लगा रहेगा? स्क्वायर लगा रहेगा इसकी। ठीक है, तो क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा समझ गए होगे दोस्तों क्या है भुजा? ये भुजा होती है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितने, मान लो ये ट्राइंगल है, इसकी एक भुजा कितने की? 5 की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। ऊपर क्या लगा हुआ? स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे √3/4। स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5 होता है दोस्तों। √3/4 और 5 पंजे 25। इसका आंसर क्या आएगा? 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले भाग में भी बताया था कि जो एरिया निकाला जाता है दोस्तों वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। तो इसे ध्यान रखना क्या है? 25 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगला वाला मैं बता रहा हूं, अगले वाला जो ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद आता है एक दोस्तों एक नया ट्राइंगल है दूसरा, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है? ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वो तो इक्विलेटरल था, है ना। ये क्या है? सम मतलब बराबर हो, सम। ठीक है, सम मतलब दो
सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी दोस्तों दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, ये वाला ऐसे, ठीक है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये कितने की मान लो 6 सेंटीमीटर की है। तो इसे कैसा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु, या इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलस। कैसा कहते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलस जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है, आइसोस्केलस हो गया, इक्विलेटरल था वो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। 5 5 दो है, इसका क्षेत्रफल भी दोस्तों सेम निकाला जाता है, वही फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो मैंने तरीका पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और लंब डालने के बाद आपको इसे सेम एज इट इज आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये निकालना पड़ेगा, बेस 3 हो जाएगा इधर वाला, और ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक होता है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दोस्तों तीनों साइड अलग अलग होती है। तीनों साइड क्या हूं? अलग अलग हूं। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की, मतलब तीनों साइड जिसकी अलग अलग हूं उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी एक 5 की, एक 6 की, एक 7 की है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। इसका एरिया भी दोस्तों सेम उसी तरह से 1/2 आधार गुना ऊंचाई के हिसाब से ही निकाला जाता है। एक होता है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल के अकॉर्डिंग भी होते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मैंने पहले भी बताया था, पहले पार्ट में भी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जो बनाया जाता है हमेशा ऐसे खड़ा हुआ होता है। ये एक लाइन उसकी 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों, जैसे ए बी सी। ये वाला कोना जो होगा वो हमेशा क्या बनाएगा? एक कोना बना होगा वहां पे, और उसका कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ये लंब होता है, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर, ये आधार, और ये कर्ण जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो मैंने बताया दोस्तों 4 तरह के, ये 4 ही तरह के जो ट्राइंगल है ये मेन होते हैं। फॉर्मूला भी बता दिया है, ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका जो है मेन फॉर्मूला है दोस्तों, जिससे आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज के बाद अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज। किस पे चलते हैं दोस्तों? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज को भी समझने की कोशिश करना दोस्तों क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं चतुर्भुज जो होते हैं ना, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होते हैं क्या होते हैं? चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज में होता है, भुज में, या इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती है दोस्तों उसे चतुर्भुज कहते हैं। और 4 भुजाओं वाले जो मैंने आपको अभी तक बताए, एक मैंने आपको बताया था क्या? सबसे पहला मैंने बताया था वर्ग, जिसे स्क्वायर कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था आयत, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था क्या? वर्ग होता है चतुर्भुज के अंदर, एक आयत भी होता है। ये भी 4 भुजाओं वाले ही होते हैं, इन्हें भी हम चतुर्भुज ही कहते हैं। वर्ग भी मैंने बता दिया, वर्ग की पूरी डिटेल बताई हुई है, रेक्टेंगल की पूरी डिटेल बताई है। अब जब मैं चतुर्भुज के अंदर आया हूं तो दोस्तों चतुर्भुज के अंदर मैं आपको वो फिगर भी बताना चाहता हूं जो चतुर्भुज के अंदर आती है। एक होता है दोस्तों समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में मतलब क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज में जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों? ये जैसे समानांतर चतुर्भुज ऐसे, इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। समानांतर चतुर्भुज
सबसे पहला इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज की सबसे जो खासियत है, इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो मान लो ये है इसका आधार है, मान लो ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई मान लो देगा, अगर क्वेश्चन दिया है तो दोस्तों ऊंचाई कैसे देगा, ऊंचाई ऐसे डोज डैश डैश करके सीधा ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन पड़ी होगी और यहाँ पे दिखाएगा 90 डिग्री। और मान लो ये कितनी है उसकी, 2 या 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर सपोज करो उसकी ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मान लो कितना, उसका आधार है उसका 10 और ऊंचाई कितनी है उसकी 5, ऐसे। तो कितना होगा, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और दोस्तों ऊंचाई होगी हमेशा, ऊंचाई उसे ही लेना। एक चीज का जो मेन आपको ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूं, क्या चीज है, जिसको आप बेस लेंगे। मान लो बेस ये है, ये बेस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर ही पड़ने वाली लाइन को ऊंचाई लेना है। ये नहीं है कि मान लो इधर से दे रखा उसने ऐसे करके दे दी, ये ऐसे बता दी ये 7 सेंटीमीटर के, बेस ये दिया हो ऊंचाई ये, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर बेस ये दिया है तो बेस के ऊपर ही लाइन होनी चाहिए, उसे ही ऊंचाई मानेंगे। अगर इस वाले बेस को लेंगे तो ऊंचाई भी दोस्तों ये वाली लेनी पड़ेगी, फिर हम ये वाली ऊंचाई नहीं लेंगे। समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब है जो बेस होगा उसी के ऊपर जो लाइन होगी उसे ही ऊंचाई कहेंगे। ये चीज समझने वाली है और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो बेस होगा उसके ऊपर पड़ने वाली लाइन को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे। अगर इसे बेस लेंगे तो ये वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी आपको, एडी। सपोज करो ये एडी है। अगर आप ए बी को बेस लेते हैं तो आपको मान लो सी एफ ऊंचाई लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो मतलब जो बेस होता है उसके ऊपर पड़ने वाली लाइन को ही हम हाइट कहते हैं। ये चीज याद रखना। ये नहीं है कि ये वाला बेस ले लिया ऊंचाई ये वाली ले ली, ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो समझ गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों समानांतर चतुर्भुज की, उन्हें भी मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस मैथ में कि समांतर चतुर्भुज में होता क्या क्या है। देखो समांतर चतुर्भुज में ये भी होता है, इसकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समानांतर। जैसे रेल की पटरियां दोस्तों, दो रेल की पटरियां, उनके आमने सामने की या उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जिन लाइनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। और जो समानांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं दोस्तों। पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी बराबर होती है और पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मतलब जैसे रेल की जो ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। अगर उनमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से पैरेललोग्राम क्या है, जिनकी दो लाइनों को कभी भी हम मिला नहीं पाते। ये दोनों लाइनें दोस्तों कभी मिल नहीं पाएंगी, ये सीधे इससे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये वाली तो इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। ए बी किसके समानांतर होगी, डीसी के, और एडी किसके समानांतर होगी, बीसी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, ये याद रखना। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी 6 सेंटीमीटर की ही होगी। दो प्रॉपर्टी बता दी, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक ये आमने सामने की लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है, समानांतर होती है। नेक्स्ट जो है तीसरा,
तीसरा क्या, इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं दोस्तों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। कितने होगा, अगर ये 90 डिग्री का है ये भी 90 डिग्री का ही होगा। अगर ये दोस्तों 60 का दिया हुआ है तो सामने वाला भी 60 का। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल भी इसके बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर है। मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। एक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो बताइए सी कोण कितने का होगा। ऑप्शन दे दिए तो सी कोण भी कितने का होगा दोस्तों, 90 का ही होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये चीज आपको याद रखनी है। मान लो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर को पूछता है, डीसी की लंबाई बताइए कितने सेंटीमीटर। ये बेस चीज बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो वाली। तो ये भी कितने की होगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उन्हें भी क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज ही कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो वर्ग होता है दोस्तों वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि उसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की बराबर होती है, और एंगल भी कितने के होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो वर्ग को भी एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आयत जो था, मैंने आयत की भी प्रॉपर्टीज आपको बताई है। जो रेक्टेंगल होता है उसे भी हम एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज को तो मैं डिटेल में बता ही रहा हूं आपको होता क्या है, ठीक है। तो जो वर्ग होता है दोस्तों उसे भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आयत होता है उसे भी एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, और समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बता दिया है। वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बता दिया। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। इन दोनों के क्षेत्रफल पहले वाले पार्ट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। किसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों, चतुर्भुज के अंदर आ रहे हैं। 3 तरह के चतुर्भुज बता दिए, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। और दोस्तों एक और होता है, उसे भी मैं बता रहा हूं, 2 और होते हैं, उन्हें बताया जा रहा है। जो कोई छूटेगा उसको भी जैसे ही किसी टॉपिक में या सामने आएंगी चीजें उन्हें भी डिस्कस करूंगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसे भी मैं बता रहा हूं, समचतुर्भुज। क्या होता है, समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज होता है क्या है, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, मैंने बताया था। तो वर्ग भी दोस्तों एक समचतुर्भुज है, याद रखना। वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, पर सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। सारे वर्ग तो समचतुर्भुज होते हैं, ठीक है। सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस तो होते हैं, पर सारे जो रोम्बस जो समचतुर्भुज होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी अलग होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, पर आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। पर इसमें एक डिफरेंस है, स्क्वायर में और इसमें एक डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इसका प्रत्येक कोण हर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। जो स्क्वायर होता है उसका जो है हर एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। रेक्टेंगल जो आयत होता है उसका भी हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो ना तो स्क्वायर बोला जाएगा, ना ही रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बोला जाएगा, अगर उनके एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। पर जो ये समचतुर्भुज है इसकी सारी प्रॉपर्टी उनसे मिलती है, और या उनकी इससे सारी मिलती है। पर एक डिफरेंस जो मैंने मेन बताया वो क्या है, इसका जो है अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इनके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे, पर 90 डिग्री के हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। किसके, समचतुर्भुज के। अब और इसके बारे में एक और मेन चीज बता दूं, समचतुर्भुज रोम्बस होता है, बहुत मेन है। इसका क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मतलब एक डायगोनल का दूसरे डायगोनल से गुना कर दें और उनका आधा कर दें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। D1 इंटू D2 होता है 1/2। इसके विकर्णों का गुणनफल अगर हम कर देते हैं, ठीक है। विकर्ण मतलब क्या होता है, अब ये भी चीज है। D1 क्या है, 1/2, या हम कैसे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई।
अब विकर्ण क्या होते हैं उन्हें भी देखो दोस्तों। विकर्ण ये होता है जैसे ए बी सी डी, कोई क्या है, एक समचतुर्भुज है, तो ये इसके सामने वाली साइड ऐसे जा रही है, ठीक, ये इसके सामने वाली साइड ऐसे जा रही है, ये हो गया। तो एक डायगोनल तो हो गया एसी, एक विकर्ण तो क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया एसी और एक विकर्ण क्या हो गया बीडी। तो इन दोनों की 1/2 इंटू AC इंटू BC, BD सॉरी BD, इन दोनों की गुना कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, समचतुर्भुज का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इसे भूल मत जाना बिल्कुल भी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। क्या बताया दोस्तों मैंने, 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या होगा ये याद रखना, D1 क्या होगा D1 मान लो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, आपको दिया एक समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 D1 हो गया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये 6, तो 5 गुना 6 आपको करना पड़ेगा। मान लो एक विकर्ण, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं, या इंग्लिश में दोस्तों से डायगोनल कहते हैं। तो ये यहां से यहां तक मान लो एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 6 सेंटीमीटर की है, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा। तो फॉर्मूला दोस्तों याद रखना, समचतुर्भुज हो या जिसे हम कहते हैं रोम्बस, रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, पहले वाला डायगोनल और दूसरे वाला डायगोनल, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज। एक और इसकी जो नेक्स्ट है उसे याद रखना, लास्ट चतुर्भुज के बारे में एक और बता रहा हूं क्या होता है। एक चतुर्भुज होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्या, समलंब। क्या कहते हैं, समलंब। समलंब मतलब होता है ट्रेपीजियम। क्या होता है, ट्रेपीजियम कहते हैं। समलंब से मेरा कहने का मतलब है, उसकी फिगर मैं आपको बताता हूँ वो होता किस तरह का है, ठीक है। समलंब है ये, जैसे ये ऐसे इस आकृति में होता है वो, ये वाली आकृति को क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। ये है समलंब, जिससे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, जैसे ये ABCD, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये होती है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज और समलंब में यही दोस्तों मेन डिफरेंस होता है, क्या कि जो समलंब होता है, समलंब की आमने सामने का जो एक पेयर है वो जरूर समानांतर होना चाहिए, मतलब AB जो है पैरेलल होना चाहिए DC के। ये दोस्तों पैरेलल का निशान होता है, जो ऐसे दो लाइनें खींचते हैं ना रेलवे ट्रैक की तरह, ये होता है पैरेलल का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। मतलब समलंब में आमने सामने का एक पेयर क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। दो भी होंगे तो भी समलंब कह सकते हैं, पर मिनिमम एक पेयर आमने सामने का क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। उस आकृति को हम क्या कहते हैं, उस चार भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, हम समलंब कहते हैं। दो भी होंगे तो भी समलंब बन सकता है, तो भी समलंब होता है, पर एक जरूर होना चाहिए। मतलब सारे जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो समलंब भी होते हैं, पर इस चीज का आपको ध्यान रखना, जो समलंब होता है उसका आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर समांतर चतुर्भुज समांतर होना चाहिए, ठीक। और ये यहां से मान लो ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर लाइन है E, ये कितने की मान लो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट मैंने बताई है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं हाइट क्या होती है। हाइट उस रेखा को कहते हैं जो सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसी रेखा को हम हाइट कहते हैं, और किसी रेखा को हम हाइट या लंबाई नहीं कहते हैं। ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है, इसे भूल मत जाना। हाइट किसे कहते हैं, जो रेखा सीधा 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस रेखा को हम किसी भी आकृति की हाइट कहते हैं, ठीक है। तो अब है समलंब का क्षेत्रफल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीजें आपको एडवांस मैथ्स जब पढ़ाया जाएगा उसमें काम आएगा। ये बेस चल रहा है मेंसुरेशन का, ठीक है, जिसे माप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, देखना क्या है फॉर्मूला, ठीक है।
फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। मान लो ये वाली भुजा कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है सपोज करते हैं दोस्तों, और ये वाली सामने वाली कितने की है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर की है, और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई मान लेते हैं दोस्तों 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये एक समलंब दिया है, वो कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब पहले आमने सामने वाली भुजाओं का योग करते हैं। पहले वाली कितने 5, दूसरे वाली कितने 10, सामने क्या लिखा 10 लिखा, फिर गुना का निशान लगाया, ऊंचाई लिखी, ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी 4, तो यहाँ पे क्या लिखा 4, ऐसे 2 दूनी 4, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 की 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, ये होता है समलंब। और आज के इस पूरे वीडियो में दोस्तों मैंने आपको चतुर्भुज जो होता है वो क्लियर कर दिया। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।